बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब है छुपी हुई, हीटेंट कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। लेटेंट हीट इज़ द हीट एनर्जी। लेटेंट हीट क्या है? हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी ये हीट एनर्जी जो हमें चाहिए किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, यानी उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। अब टेम्परेचर चेंज से ये मुराद है जब भी हम किसी मटेरियल को हीट दें तो उसकी जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हों, यानी वो टेम्परेचर चेंज ना हो उस मटेरियल का। दिस हीट इज़ यूज टू ब्रेक और फॉर्म बॉन्ड्स, यानी ये जो हम हीट दें वो किसी भी सब्सटेंस के अंदर बॉन्ड्स को ब्रेक करे या न्यू बॉन्ड्स बनाए बिटवीन पार्टिकल्स के दरमियान, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर मूवमेंट, यानी जो उनके पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट को इंक्रीज ना करे, टेम्परेचर भी इंक्रीज ना हो, उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट भी इंक्रीज ना हो, बॉन्ड्स ब्रेक हो, यानी जो पहले बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड्स क्या हो उसमें फॉर्म हो। ये आपसे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटेंट हीट किसे कहते हैं, तो आप ये लिखेंगे और साथ ये लाइन भी ऐड करेंगे नीचे वाली। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम डेफिनेशन रीड करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। अब सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन को हम समझे, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए कि अगर आपके पास 1 kg है सॉलिड, आप उसे इतनी हीट दें कि वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। कहाँ पर? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं। वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। जैसे आपके पास 1 किलो सॉलिड है, आप उसे इतनी हीट देते हैं कि वो लिक्विड में चेंज हो जाए लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपसे बोर्ड में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे और ये इसका यूनिट है, ये भी लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं वेन सोलिड मेल्ट। जब भी सोलिड मेल्ट होगा इनटू अ लिक्विड, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इट एब्जॉर्ब हीट, तो ये सोलिड हीट को एब्जॉर्ब करेगा विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, यानी उसका टेम्परेचर राइज ना हो। दिस हीट इज़ यूज टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, यानी जो बॉन्ड्स बनी होंगी ये हीट क्या करेगी, उन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान, अलोइंग देम टू मूव मोर फ्रीली एज अ लिक्विड, फिर वो लिक्विड बनकर ज़्यादा फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट अनटिल द इंटायर सॉलिड हैज़ मेल्टेड, यानी जो टेम्परेचर होगा वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा उस वक्त तक जब तक आपका टोटल जो सॉलिड है वो मेल्ट ना हो जाए, यानी टोटल जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज ना हो जाए। अब एक टिडबिट दी गई, हम इसे रीड करते हैं। वेन आइस मेल्ट, जब भी आइस मेल्ट होती है, और वाटर बॉयल, जब भी वाटर बॉयल होता है, एनर्जी इज वर्किंग हार्ड बिहाइंड द सीन्स टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी जब भी आइस मेल्ट हो या वाटर बॉयल हो, जो एनर्जी है वो इनके दरमियान बॉन्ड्स को ब्रेक करवा देती है। बिटवीन द थर्मामीटर डज नॉट शो एनी राइजिंग टेम्परेचर, जो थर्मामीटर है यानी जब हम उससे जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो चीज़ ये हमें ये नहीं दिखाता कि वो ब्रेक बॉन्ड्स हुई या नहीं हुई। ये आप रीड करेंगे, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ना एमसीक्यूज है ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब इसका हम नीचे फार्मूला रीड करते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। अब जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हम इस फार्मूले के तहत भी मालूम कर सकते हैं। अब Q इज इक्वल टू MLF। अब Q क्या है? Q है हीट एनर्जी, M है मास ऑफ सब्सटेंस, LF क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इस फार्मूले को यहाँ इस तरह अरेंज भी हम कर सकते हैं, यानी LF को हम इस साइड पे ले लें, ये हमारा फार्मूला अरेंज हो जाएगा Q ओवर M। अब Q का आपको पता है ये क्या है, हमारे पास हीट एनर्जी, इसका यूनिट होता है जाउल, और जो मास है मास का यूनिट होता है किलोग्राम। ये नीचे जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? पर केजी, ये इसका यूनिट। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यही पूछा जा सकता है कि लेटेंट हीट किसे कहते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं। तो आप ये डेफिनेशन तैयार करेंगे, इसका ये फार्मूला लिखेंगे और ये इसका यूनिट लिखेंगे, फिर आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब हीट बट रिमेन्स एट 0 डिग्री अनटिल इट कम्प्लीटली मेल्ट इनटू वाटर, यानी जो आइस है जब 0 डिग्री उसका टेम्परेचर होगा तो वो क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी, उस वक्त तक एब्जॉर्ब करेगी जब तक पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए। ये एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है, तो आप एग्जाम्पल भी करेंगे। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.36 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5 जाउल पर केजी। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की कितनी है? 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल पर केजी। ये एमसीक्यूज में आपने तैयार करनी है। मीनिंग है
3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल ऑफ हीट इज़ नीडेड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी हमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि हम आइस को क्या करवा सकें, मेल्ट करवा सकें। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये MCQs में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हमें ये एक एक्सपेरिमेंट बताया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ स्मॉल आइस पीसीज इन अ बीकर, यानी आप एक बीकर ले लें, उसके अंदर छोटे छोटे आप आइस क्यूब डाल दें ओवर अ स्टैंड, फिर आप उसे स्टैंड के ऊपर रख दें। सस्पेंडिंग अ थर्मामीटर, फिर आप उसके अंदर एक थर्मामीटर भी लगा दें टू मेजर द टेम्परेचर। थर्मामीटर क्या करेगा, उसका टेम्परेचर मेजर करेगा। हीटिंग द बीकर, फिर आप उस बीकर को क्या करें, हीट करें। काज द आइस टू मेल्ट, अब जैसे आप उसे हीट देंगे तो जो आइस होगी वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। कीपिंग द मिक्सचर एट 0 डिग्री अनटिल ऑल आइस मेल्ट, यानी आप उसका जो टेम्परेचर है उतना मेंटेन रखें, टेम्परेचर उसका रहे 0 डिग्री जब तक तमाम आइस मेल्ट ना हो जाए। नोट द टाइम, फिर आप टाइम नोट करें। टेकन फॉर द कंप्लीट मेल्टिंग, तो आप इतना टाइम नोट करें कि जो आइस है वो आपकी कंप्लीट मेल्ट हो जाए। फर्दर हीटिंग काज वाटर टेम्परेचर टू राइज फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री, फिर आप क्या करें, उसे मज़ीद हीट करें। जो वाटर का टेम्परेचर है वो कहाँ चेंज हो जाए, यानी 0 से लेकर 100 तक। अब 100 जो टेम्परेचर है वाटर का, तो यानी जब हम वाटर का टेम्परेचर 100 कर देते हैं तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। रिकॉर्ड द टाइम, फिर आप टाइम नोट करें। फॉर दिस इंक्रीज, इस यानी टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए प्लॉट आ टेम्परेचर टाइम ग्राफ, फिर आप एक ग्राफ ड्रा करें जो इधर बताया गया, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। एंड कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ ईयन ऑफ आइस यूजिंग कलेक्टेड डाटा, यानी फिर आप क्या मालूम करें, लेटेंट हीट ऑफ ईयन ऑफ आइस हमें मालूम करके दें। अब ये देखें, ये जो एक्स एक्सिस पे हमें दिया गया, ये दिया गया टाइम, और ये जो वाई एक्सिस पे दिया गया, ये हमें दिया गया टेम्परेचर। अब ये जो टाइम है, यानी ये 0 मिनट, फिर 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट। और ये जो -30 है, यानी 0 से अगर टेम्परेचर नीचे होगा, -5 होगा, -10 होगा, -25 या -30 होगा, तो उस दौरान बनेगी आइस। फिर जैसे आपका 1 मिनट हुआ, ये देखें ना, ये जो डॉटेड लाइन शो करवाई जा रही हैं, ये 1 मिनट जैसे वो आपने हीट दी तो टेम्परेचर आइस का कितना हो गया, 0 डिग्री, तो आइस क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो पैरेलल लाइंस ड्रा की गई हैं, अब आपने ज़्यादा उसे टेम्परेचर दिया, कितने 4 मिनट तक दिया, तो आइस क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मेल्ट होगी तो क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। अगर आप मजीद आप उसे हीट करेंगे तो जो इसका टेम्परेचर पहुँच जाएगा वो पहुँच जाएगा 100 डिग्री पर, और वाटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपने ये वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ये बोर्ड के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसे रीड कर लेंगे, इसे कंप्लीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो पिछली डेफिनेशन हमने पढ़ी है, लेटेंट हीट ऑफ ईयन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें सिर्फ एक मेन डिफरेंस है। क्या मेन डिफरेंस है वो हम इस डेफिनेशन में देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो भी हीट एनर्जी है नीडेड, जो हमें ज़रूरत है टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस, यानी इतनी अमाउंट ऑफ हीट दें कि जो 1 kg लिक्विड है वो चेंज हो जाए गैस में। अगर मैं बात करूं लेटेंट हीट ऑफ ईयन की, उसमें हमारे पास सॉलिड था, सॉलिड को हमने चेंज किया था लिक्विड में। अब वेपोराइजेशन का अगर बारी आ जाए साथ, तो हम क्या करेंगे, लिक्विड को चेंज करेंगे गैस में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और फ्यूजन में था मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी इसमें भी हम टेम्परेचर चेंज ना करें। टेम्परेचर चेंज से ये मतलब है, टेम्परेचर हम देंगे सही, उसका मतलब उसके जो बॉन्ड्स होंगे, टेम्परेचर उन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाएगा, यानी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आप इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, जब भी कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है, इट एब्जॉर्ब हीट, तो वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, बट इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी इसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, अनटिल द इंटायर लिक्विड हैज़ एवापोरेटेड, कि उस वक्त तक जब तक वो टोटल जो लिक्विड है वो एवापोरेट ना हो जाए। दिस हीट इज़ यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ये जो हीट है ये क्या करती है, उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करवा देती है बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान, allowing them to escape a gas, फिर वो क्या होगा कि वो गैस बन के ऊपर की तरफ उड़ जाए या एवापोरेट हो जाए। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 जाउल पर केजी। आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितनी है, तो आप ये वैल्यू याद रखेंगे। दिस मीन्स 2.26 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 जाउल ऑफ हीट एनर्जी इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर इनटू अ स्टीम एट 100 डिग्री, यानी इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास 1 kg वाटर है तो आप उसे स्टीम में चेंज कर दें, यानी गैस में चेंज कर दें। द लेटेंट हीट ऑफ, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी इसका जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू
एल वी, यानी जो क्यू है वो है हीट एनर्जी, एम है इसका मास, एल वी का मतलब है, एल का मतलब है लेटेंट और वी का मतलब है वेपोराइजेशन। अब इस फार्मूले को हम इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, यानी एल वी को मैं इस साइड पे ले लूँ तो ये क्या अरेंज हो जाएगा, क्यू ओवर एम। अब आपको पता है क्यू जो है हीट है इसका यूनिट होता है जॉल, और जो मास है इसका यूनिट होता है किलोग्राम। ये जब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पर केजी हो जाएगा। इसमें भी आपने यही चीज़ याद करनी है कि पीछे आपने लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन की डेफिनेशन तैयार करनी है, इसका ये फार्मूला और इसका ये यूनिट, बस बाकी आपने ये कुछ भी तैयार नहीं करना इसमें। नेक्स्ट हम ये एक्सपेरिमेंट रीड करते हैं। ये जो पहला हमने एक्सपेरिमेंट रीड किया वो भी याद नहीं करना था, इस एक्सपेरिमेंट को भी आपने याद नहीं करना, सिर्फ इसका कंसेप्ट ले लेना है, एक दफ़ा समझ लेना है। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हमारा पहला एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ था। एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट 1, जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट 1 ख़त्म हुआ, द बीकर कॉन्टेन बॉइलिंग वाटर, यानी जो बीकर के अंदर जो पानी था वो बॉयल हो रहा था, यानी उसका जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री पर था। कंटिन्यू हीटिंग वाटर अनटिल ऑल द वाटर चेंज इनटू स्टीम, यानी अब क्या करें, उससे हीट देते रहें, वहाँ तक हीट दें कि पूरा वाटर क्या हो जाए, स्टीम में ना चेंज हो जाए, यानी भाप ना बन जाए। नोट द टाइम, फिर आप तो टाइम नोट करें, विच द वाटर इन द बीकर टेक टू चेंज कम्प्लीटली इनटू स्टीम, कि आप इतना टाइम नोट करेंगे जो 1 kg आपके पास वाटर था वो पूरा 1 kg वाटर आपके पास टोटली स्टीम में ना चेंज हो जाए। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप दोबारा इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में भी यही बात बनेगी, अगर -30 हो गई या -20 हो गई, यानी जब माइनस में वैल्यू होगी तो क्या बनेगी, आइस बनेगी। जैसे आप थोड़ी देर इससे मजीद हीट करेंगे तो फिर आइस क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर अब अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो आइस मेल्ट होकर क्या बन जाएगी, कंप्लीटली वाटर बन जाएगी। अब अगर ज़्यादा देर आप हीट देते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसमें आपका जो एक्स एक्सिस पे आपने टाइम दिया था ये भी ज़्यादा लगेगा, और जो टेम्परेचर है इसको भी आपने मेनटेन रखना है, इंक्रीज़ रखना है। ये एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 बोर्ड के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसे एक दफ़ा समझ लेंगे। और ये जो आपको टेबल दिया गया इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि जैसे एल्यूमिनियम है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, हीट ऑफ फ्यूजन कितना है और हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना, इनकी वैल्यूज़ आपसे बोर्ड में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टिविटी। ये जो सुपर कंडक्टिविटी का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछली 9th की बुक थी या 10th की बुक थी उसमें ये टॉपिक नहीं था, ये हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता था। हो सकता है ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो सकती है, और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास नहीं हो सकती। अब हम इसे रीड आउट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। सुपर कंडक्टिविटी इज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल, यानी जो सुपर कंडक्टिविटी है किसी भी मटेरियल की कोई ख़ास प्रॉपर्टी है वेयर दे हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट या कोई ऑब्स्टेकल कह सकते हैं। व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, यानी जब आप उस मटेरियल को क्या करें, एक खास टेम्परेचर तक उसे कूल करें, ठंडा करें, कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। ये है सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, ये आप याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन दिस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो विदाउट एनी एनर्जी लॉस, यानी अगर कोई मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी का बिहेवियर शो करेगा तो उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। मेकिंग सुपर कंडक्टर वेरी एफिशिएंट, जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो हमारे लिए बहुत एफिशिएंट होते हैं, यानी उनके अंदर कोई रेजिस्टेंस कोई ऑब्स्टेकल नहीं आती। अब अगर सिर्फ शॉर्ट आपसे पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज सुपर कंडक्टर वर्क। अब यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, यही जो स्टेटमेंट दी गई है कि सुपर कंडक्टिविटी जो है ये काम किस तरह से करती है। सिंस देयर इज़ नो कुलियन, यानी जो इसके अंदर एटम्स होते हैं या मालिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड नहीं करते। कुलियन का मतलब होता है आपस में टकराना, यानी कुलियन नहीं होती। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस, यानी जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है इन मटेरियल से इजीली पास हो जाता है, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस कोई रुकावट नहीं आती। एज सुपर कंडक्टर हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें मालूम है जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है। ये फिगर को रहने दें। The variation of electrical resistivity with the temperature for superconductor and normal metal, the resistivity of superconductor drop to zero। अब जो resistivity होती है सुपरकंडक्टर की वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, यानी उस मटेरियल के अंदर जो भी एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेजिस्टेंस पैदा नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली पास होने देते हैं। बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, वेयर एज द नॉर्मल मेटल शो अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी, यानी अगर हम नॉर्मल मेटल की बात करें, आम मेटल की बात करें तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो रेजिस्टिविटी होती है वो मौजूद होती है। यानी अगर नॉर्मल मटेरियल से हम करंट पास करवाएंगे तो उसके अंदर रेजिस्टिविटी जो होगी यानी जो रुकावट होगी वो ज़्यादा होगी। अगर हम सुपर कंडक्टर से करंट पास करवाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो उसके अंदर जीरो रेजिस्टेंस होगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मटेरियल दैट शो सुपर कंडक्टिविटी, यानी ऐसे मटेरियल्स का नाम बताएं जो सुपर कंडक्टिविटी बिहेवियर शो करते हैं। सम मेटल्स एंड सिरामिक्स, सम मेटल्स, मेटल्स का मतलब आपको पता है धातु, सिरामिक्स कहते हैं जैसे चीनी के बर्तन होते हैं ना, उनको कहते हैं सिरामिक्स। ये जो चीनी के बर्तन है ये सिरामिक्स के मटेरियल से बनाए जाते हैं। बिकम सुपर कंडक्टर, ये सुपर कंडक्टर बनाए जा सकते हैं एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। अगर हम मेटल्स का और सिरामिक्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो कर दें तो वो शो करवाएंगे सुपर कंडक्टिविटी का बिहेवियर। तो इसमें से आप ये शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है, राइट द नेम्स ऑफ मटेरियल दैट शो सुपर कंडक्टिविटी। तो आप ये मरकरी, ये लेड और सिरामिक्स, ये 3 पॉइंट्स याद करेंगे। ये शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। अब इसमें है मरकरी, मरकरी कब सुपर कंडक्टर बनता है, बिकम्स सुपर कंडक्टिंग बिलो 4.2 केल्विन, यानी मरकरी का टेम्परेचर बिलो हो जाए 4.2 केल्विन से तो वो क्या बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर बिहेव करता है। फिर हम बात करते हैं लेड की, लेड कब सुपर कंडक्टर बन जाता है, बिकम सुपर कंडक्टिंग बिलो, यानी उसका टेम्परेचर कितना हो जाए 7.2 केल्विन से भी नीचे हो जाए। फिर हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अब जैसे सिरामिक्स है, वर्क एट हायर टेम्परेचर, यानी सिरामिक्स को हम बहुत ज़्यादा हीट करें, कितना हीट करें, उसका टेम्परेचर पहुंचे 135 केल्विन, तो फिर जो सिरामिक्स है वो भी क्या बन जाते हैं, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। इसमें भी आपसे अलग एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि इसके यूजेस क्या हैं, कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं सुपर कंडक्टर, ये भी बोर्ड में अलग से शॉर्ट पूछा जा सकता है कि राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर आर यूज्ड इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, यानी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग पहला है एमआरआई। एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एम का मतलब है मैग्नेटिक, आर का मतलब है रेजोनेंस, आई का मतलब है इमेजिंग मशीन। इनके अंदर ये यूज़ किया जाता है टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी एमआरआई के अंदर हम यूज़ करते हैं सुपर कंडक्टर को ताकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स बना सके फॉर मेडिकल इमेजिंग, यानी उससे हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल इमेजिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्लीव ट्रेन, आपने 9th में भी पढ़ा है, मैग्लीव ट्रेन क्या करती हैं, यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर, वो भी सुपर कंडक्टर यूज़ करती हैं टू फ्लोट द ट्रेन अबव ट्रैक, यानी जो मैग्लीव ट्रेन होती है वो फास्टली मूव करती हैं और वो ट्रैक्स के ऊपर नहीं चलती, वो थोड़ा सा ऊपर चलती है, ट्रैक से ये बिल्कुल टकराती नहीं है, इसी वजह से ऊपर चलती है ताकि फ्रिक्शन कम हो, रेजिस्टेंस कम हो, क्योंकि ये जो मैग्लीव ट्रेन होती है इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ताकि उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कम की जा सके। नेक्स्ट है इसका पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। अब पार्टिकल एक्सेलरेटर में देखिए, हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल, यानी जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, वो उनके बुनियादी पार्टिकल्स के बारे में पढ़ सकें या कोई उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें। सुपर कंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी, यानी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है। मेकिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने के लिए ये बहुत अहम है। मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल, यानी ये बहुत एफिशिएंट है और पावरफुल है। ये आप ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा सुपर कंडक्टर के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये आएगा लॉन्ग आएगा तो फिर आप सारा लिखेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक। अब जो शॉर्ट्स बनते थे टॉपिक वाइज वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम इसका स्टार्ट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे।